प्रातःकाल का समय है। एक बड़ी कोठी के सामने मखमली घास के लॉन में जगह जगह पुष्पगुच्छ छिटला रहे हैं। लॉन के बीचों बीच हरनाम सिंह कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। सामने की कुर्सियों पर सुंदरलाल जुनेजा और मंगतराम चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। हरनाम सिंह की चाय ठंडी हो रही है। ये अखबार पढ़ने में ज्यादा ही तल्लीन है। अचानक ही बोल पड़े, लो, एक और बहू चढ़ गई दहेज की बली बेदी पर। कौन अभागिन थी वह? कहाँ की है वह? फिर बोले, घटना इंदौर की हो या मेरठ की, गोरखपुर की हो या इलाहाबाद की, बहुओं का क्या दोष है? वह तो निर्दोषी मारी जाती हैं। अरे बहुत बुरा जमाना आ गया है हरनाम भैया। हर रोज अखबार में पढ़ने को मिलता है कि ससुराल वालों के कष्टों से तंग आकर बहू ने आत्महत्या की। मिट्टी का तेल डालकर गीता को मार डाला। स्कूटर ना मिलने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। सुंदरलाल ने कहा, कसाई होते हैं कसाई, यूं ही मार देते हैं बहुओं को। मंगतराम ने कहा। हरनाम सिंह बोले, ऐसे समाचार पढ़कर पत्थर दिल भी पिघल जाता है। इंसानियत दहल उठती है और आत्माएं चीत्कार कर उठती हैं। जिस प्रकार कोढ़ होने पर शरीर गलने लगता है, ठीक उसी प्रकार दहेज रूपी कोढ़ भी अनगिनत निर्दोष और मासूम कन्याओं को खाए जा रहा है। पता नहीं कल किस पिता की लाडली को सफेद चादर उड़ाई जाएगी। पता नहीं किस माँ की ममता फूट फूट कर रोएगी और पता नहीं किस भाई की कलाई राखी के धागों के लिए फड़फड़ाएगी। मंगतराम बोला, तू ठीक कहता है हरनाम। दहेज तो समाज के लिए अभिशाप बन गया है। जहरीले नाग की तरह फन फैलाए हर चौराहे, हर शहर, हर नगर, हर गली कूचे में खड़ा दिखाई दे रहा है। किंतु आश्चर्य है, भारतीय समाज मूक दर्शक बनकर देख रहा है। उसके भुजदंडों में इतना भी दम नहीं कि उठाए लाठी और कुचल दे दहेज रूपी नाग के फन को, ताकि मासूम कलियों का जीवन सुरक्षित हो सके, वह महक सके घर रूपी क्यारियों में। चर्चा चल ही रही थी कि गौरी शंकर भी वहां आ पहुंचे। गौरी शंकर हरनाम सिंह के ही पड़ोसी हैं। उनका हृदय भी दहेज के दंश से घायल है। 2 वर्ष पहले सुंदर सुशील बीए बीएड बेटी कुसुमलता को ससुरालियों ने सफेद चादर ओढ़ा दी थी। तब से वह किसी की विदाई नहीं देखता है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, जैसे मर्म स्पर्शी गीत बजते ही वह अपने कान बंद कर लेता है। गौरी शंकर को देखकर हरनाम सिंह बोले, आ भाई गौरी शंकर आ, इधर बैठ। अरे रामू, एक कप चाय और लाना। हरनाम सिंह ने नौकर को आवाज दी। अभी लाया बाबूजी, नौकर ने प्रत्युत्तर दिया। चर्चा पुनः आरंभ हो गई। जुनेजा बोला, वैसे तो यह दहेज प्रथा सदियों पुरानी है, बस इसका रूप विकृत हो गया है। वह कैसे? मंगतराम ने पूछा। वह ऐसे, यदि हम पुराने इतिहास को देखें या नाना नानी और दादा दादी की कहानियों पर गौर करें तो बात स्पष्ट हो जाती है। उन कहानियों में दहेज का अस्तित्व मिला है। उनमें कहा जाता है कि बीसलपुर के राजा ने अपनी बेटी के विवाह में आधा राज्य दे दिया। उस राजा ने अपनी बेटी के साथ सोने चांदी और जवाहरातों से लदे 100 ऊंट और घोड़े भेजे। अमुक राजा ने अनेक सुंदर दासियों को बेटी के साथ भेजा। वह दहेज नहीं तो और क्या था? बात तो सही है जुनेजा, पर यह कोढ़ समाज के हर तबके में कैसे फैल गया? हरनाम सिंह ने पूछा। जुनेजा बोला, राजाओं की देखा देखी मंत्री सामंत एवं जागीरदार यही करने लगे। धीरे धीरे ये प्रचलन धनाढ्य व संपन्न समाज में पहुंचा होगा। फिर यह कुरीति समाज की प्रथा बनकर पल्लवित हो गई होगी। गरीब आदमी 5 बर्तन देकर बेटी को विदा करने लगा तो कोई अपनी हैसियत के अनुसार सामान देकर बेटी को डोली में बैठाने लगा। पहले इस सामान को देने का उद्देश्य नव दंपति के नवजीवन प्रारंभ करने को सरल बनाना और सद्भावना रहा होगा। वहीं अब विकृत होकर स्टेटस सिंबल बन गया है। हरनाम सिंह बोले, तू सही कह रहा है सुंदरलाल, वास्तव में इसका रूप विकृत हो गया है। नव दंपति को दिए जाने वाला सामान उपहार नहीं, वर की कीमत बन गया है। वर का मूल्य उसकी योग्यता से आंका जाने लगा है। चाहे लड़का अष्टावक्र हो, पर दहेज के साथ साथ बहु उर्वशी का अवतार चाहिए। घर में भले ही साइकिल ना हो, पर वह स्कूटर पाए बिना तोरण स्पर्श न करेगा। अब तो दहेज के ठेकेदारों ने रेट लिस्ट भी बना ली है। आईपीएस हो तो 20 लाख रुपए से ऊपर, डॉक्टर इंजीनियर है तो 10 से कम नहीं, छोटी मोटी सरकारी नौकरी वाला है तो 4 पहिए की गाड़ी, टीवी, फ्रिज चाहिए। मंगतराम बोले, तू सही कह रहा है हरनाम। पिछले सप्ताह मेरा बेटा एक लड़का देखने गया था।
इंजीनियर था। लड़के के पिता से बातें हुई। पहले तो उसने दहेज की बातें ही नहीं की। बोला था हमें तो लड़की सुंदर और योग्य चाहिए, दहेज की अहमियत नहीं हमारे यहाँ। हमारी नातिन तो एमएससी है, इसलिए बात आगे बढ़ाते रहे। कई बार उनके दरवाजे पर आते रहे, ना मना करें और ना हाँ करें। हम लोग बड़े परेशान। आखिर एक दिन उसकी पत्नी ने कह ही दिया, हमें 10 लाख रुपए और मारुति एस्टीम गाड़ी चाहिए। इतना सुनते ही मुंह की चाय का घूंट कड़वा लगने लगा। बेटा चुपचाप उठकर चला आया, पर एक सज्जन परिवार मिल गया है। बड़े अच्छे लोग हैं। लड़का विदेशी कंपनी में 15,000 रुपये पा रहा है। पिता सरकारी अधिकारी हैं। एक अच्छा मकान है और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसने दहेज भी नहीं मांगा है। बेटे ने पूछा तो बोले तुम्हारी बेटी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए हमें, बस अपने स्टेटस के अनुसार शादी कर देना। मैं तो बहुत खुश हूँ। बेटिया भाग्यशाली है, बड़े घर में जा रही है, सुखी रहेगी। शादी की सब तैयारियां हो चुकी हैं। 15 नवंबर में अब देरी ही क्या है। आप सभी आकर व्यवस्था दिखवा लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, सभी ने एक स्वर में कहा। अच्छा अब चलता हूँ, नमस्ते, मंगत राम ने कहा। नमस्ते नमस्ते। और फिर एक एक करके सभी लोग अपने घरों को चले गए। 15 नवंबर की शुभ घड़ी आ पहुंची। संध्या होते होते बारात भी आ गई। बारात का ससम्मान स्वागत किया गया। लगभग 9 बजे बारात बैंड बाजों के साथ दरवाजे पर भी पहुंच गई। द्वारचार भी सकुशल संपन्न हो गया। तभी लड़के के पिता शिवानंद ने बेटी के पिता रामदयाल को जनवासे में बुलवाया। सूचना पाकर रामदयाल तुरंत वहां पहुंचे तो शिवानंद ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं या हमारा अपमान? समधी साहब, हम आपका अपमान क्यों करेंगे? आप तो हमारे पूजनीय हैं। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? रामदयाल ने पूछा। शिवानंद बोले, पहली भूल तो यह हुई है कि बारात को इस घटिया धर्मशाला में ठहराया है। दूसरी यह कि द्वार चार पर लड़के के लिए 4 पहिए की गाड़ी नहीं दी है, रख दिया स्कूटर। मेरा बेटा स्कूटर पर जाएगा। आपने हमारे स्टेटस का भी ख्याल नहीं रखा। जब तक आप 4 पहिए की गाड़ी नहीं देंगे यह शादी नहीं होगी। समधी की बातें सुनकर रामदयाल के हाथों के तोते उड़ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर थोड़ा संभल कर बोले, समधी साहब आप यह क्या कह रहे हैं? आपने तो गाड़ी का कभी जिक्र तक नहीं किया। आपने तो सिर्फ इतना कहा था कि अपने स्टेटस के अनुसार शादी कर देना। मैं तो अपने स्टेटस से भी ज्यादा खर्च कर रहा हूँ। यदि तुम्हारा स्टेटस यही है तो यह शादी नहीं होगी। मैं बारात वापस ले जाता हूँ। शिवानंद ने फैसला सुना दिया। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप मेरी पगड़ी की इज्जत मत उछालिए। आप पहले ही कह देते कि हमें कार चाहिए तो मैं आपके घर बेटी ब्याहने की हिम्मत ही नहीं जुटाता। आप मेरी बेटी का ख्याल करिए, हंसी खुशी शादी होने दीजिए समधी साहब। और फिर सिर की पगड़ी शिवानंद के पैरों में रख दी। काफी समय बीत गया था। उधर सभी लोग जयमाले का इंतजार कर रहे थे। दूल्हा भी प्रतीक्षारत था। धीरे धीरे लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। उधर लड़के के पिता का पत्थर दिल नहीं पिघला। उसने 2 रिश्तेदारों को भेजकर दूल्हे को भी बुलवा लिया। घर में कोहराम मच गया। थोड़ी देर में ही पूरे शहर में बात फैल गई। सभी लोग बेटे वाले को कोस रहे थे। सहेली के द्वारा जब यह बात दुल्हन के पास भी पहुंची तो वह सन्न रह गई। उमंगों से सराबोर दिल टूट गया। पल भर में उसके सुहाने सपने चूर चूर होने लगे। उसे भारी दुख हुआ, पर अगले ही पल उसने पिता को अपने पास बुलवाया। पिता से कहा, पिताजी आप किसी के तलवे मत चाटिए। अब मैं दहेज लोभी भेड़ियों के घर कदापि नहीं जाऊंगी। उनसे जाकर कह दो कि अपनी बारात वापस ले जाएं। नहीं बेटी, ऐसा मत कह, हम उन्हें मना लेंगे, पिता ने व्याकुल होकर कहा। नहीं पिताजी, आप खुशामद मत करिए। मैं नहीं जाऊंगी ऐसे परिवार में जो दहेज लोभी हो। आज कार मांग रहा है, कल और किसी की मांग रख देगा। कब तक पूरा करोगे ऐसे लोगों की इच्छाओं को? मैं जानती हूँ आप नहीं कर पाओगे। तब तक मैं कैदी बनकर जीऊंगी या फिर मार दी जाऊंगी, सुमन ने पिताजी को समझाते हुए कहा। रामदयाल को समझ नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे, इसलिए वह फूट फूट कर रो पड़ा। हरदयाल और जुनेजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तू चिंता मत कर रामदयाल, सब ठीक हो जाएगा। बातचीत चल रही है, बात बन भी सकती है। थोड़ी देर बाद सब लौट आए। बात नहीं बनी। लड़के का पिता अपनी जिद पर अड़ा रहा।
दूल्हा भी पिता को सहयोग दे रहा था। सभी निराश थे, सोच रहे थे अब क्या करें। एक ने कहा, कोई ऐसा लड़का तलाश करो जो दहेज का लालची ना हो और आज ही शादी करने को तैयार हो जाए। पर ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? कौन करेगा ऐसी परिस्थिति में शादी? दूसरे ने कहा, देखो भाई, रामदयाल कहें तो मैं कर सकता हूँ ये शादी। इस समय मेरा बेटा छुट्टी पर आया हुआ है। नौकरी भले ही छोटी है, पर है सरकारी। पूछ लो रामदयाल जी से, सत्यनारायण ने कहा। रामदयाल बोले, मैं तैयार हूँ, पर आपका लड़का तो अभी शादी ही नहीं करना चाहता है। इसकी चिंता आप ना करें, कहो तो बेटे को तैयार करके लाऊं? सत्यनारायण ने स्वीकृति चाही। रामदयाल ने कहा, मैं तैयार हूँ, पर बारात तो अभी यहीं पड़ी है। अरे बारात को अभी भगाते हैं हम सभी। तुम घर चलो और तैयारी करो शादी की। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा। इस निर्णय की भनक बारातियों को भी लग चुकी थी। अतः लोगों ने दूल्हे के पिता को समझाया कि तुम पर किस बात की कमी है, खुद ले लेना गाड़ी। लड़की तो शिक्षित और सुंदर मिल रही है, बिना दुल्हन के बारात लौट कर जाएगी, इसमें आपकी ही बेइज्जती होगी। और फिर कार चाहिए थी तो पहले ही स्पष्ट कह देते, अब क्यों उड़ रहे हो? पासा पलटता देख शिवानंद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, अतः वह शादी के लिए तैयार हो गया। उधर कुछ लोगों ने लड़के को भी समझाया, तो वह भी तैयार हो गया। बारात के दो लोग लड़की के पिता से जाकर मिले। उनसे बोले, शादी यही होगी, आप चिंता न करें, जयमाला की तैयारी करें। लड़के को लेकर हम शीघ्र ही आ रहे हैं। इतना सुनते ही रामदयाल फिर दुविधा में पड़ गए। अब मैं क्या करूं? सत्यनारायण भी अपने बेटे को लेकर आ रहे होंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? सुमन ने जब ये सुना तो उसने पिता की मुश्किल हल कर दी। पिता को पास बुलाकर कहा, पिताजी आप इनसे कह दीजिए कि अब मैं शिवानंद के बेटे से शादी नहीं करूंगी, भले ही जीवन भर कुंवारी बैठी रहूं। यह मेरा अंतिम निर्णय है। बाराती यह सुनकर चुपचाप लौट गए और फिर पूरी बारात अपमान का घूंट भरकर बिना दुल्हन के ही वापस चली गई। चारों ओर इसी बात की चर्चाएं छिड़ी हुई थीं। लोग सुमन के निर्णय की सराहना कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि दहेज के लोभी भेड़ियों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ। उधर सत्यनारायण अपने बेटे और 5 परिवारीजनों को लेकर पहुंच चुके हैं। वरमाला लेकर दुल्हन भी तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर पहले जहां गमगीन माहौल था, वहीं अब पुनः खुशियां लौट आई हैं। हर कोई सत्यनारायण की प्रशंसा कर रहा है। जयमाला हाथ में लेकर सुमन के कदम भी अपने भावी जीवन साथी का वर्णन करने चल पड़े हैं। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।